हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की 30 मिनट्स रिवीजन। एक लेंथी चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर है और बढ़िया से मजा आने वाला है। इस वीडियो में क्या होगा कि आपको ये चैप्टर पूरा रैपिडली रिवाइज हो जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर है क्या क्या, मतलब सारे टॉपिक एकदम से आपको याद आने लगेंगे, ये कुछ है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस चैप्टर का डिटेल वन शॉट करा दिया है, जिसमें हर एक टॉपिक को डिटेल में कराया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए हैं। मैंने इस चैप्टर के अलावा पूरी केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल के एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर दिए हैं। सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आपको छोटी सी बात पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो डिसोशिएट हो जाते हैं इनटू आयंस, कब? इन देयर एक्वस सॉल्यूशन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। आप कोई सब्सटेंस लो, उसको पानी में डालो और उसमें से करंट पास कराओ, अगर वो सब्सटेंस आयंस में ब्रेक हो रहा है इट मींस वो इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर वो ब्रेक नहीं हो रहा है, हो सकता है कि ना ब्रेक हो, ठीक है ना। दो सब्सटेंस विच डजंट डिसोशिएट इनटू आयंस आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल क्या होंगे? लाइक शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, है ना। हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कि अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, 100% या अप्रोक्स 100% डिसोसिएशन जो शो करते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, जिनकी डिसोसिएशन लेस देन 5% रहती है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कंडक्टर्स की। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी आप तीन तरह के सब्सटेंस बोल सकते हो। पहला, कंडक्टर जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इंसुलेटर, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। इसके अलावा सेमी कंडक्टर्स, जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाई करती है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है ना। तो हम कंडक्टर्स की बात करें तो दो तरह के कंडक्टर होते हैं हमारे पास, मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक। जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें करंट जो फ्लो करता है वो करता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जो होते हैं उनमें करंट जो फ्लो करता है वो फ्लो करता है ड्यू टू आयंस। क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, दैट्स व्हाई मेटालिक कंडक्टर्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का दूसरा नाम क्या होता है? आयनिक कंडक्टर। अब देखिए, अगर किसी मेटल में से आपको करंट पास कराना है तो उस मेटल का डिसोशिएट होना जरूरी नहीं है। ऑब्वियसली अगर वो मेटल डिसोशिएट हो जाएगी तो करंट कैसे पास होगा, है ना। मेटल की तारें नहीं टूटनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो विदाउट डीकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस होता है। बट अगर आपको एक इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस में से करंट पास कराना है, मान के चलो आपके पास NaCl है जो कि सॉलिड स्टेट में है, अगर आप उसमें से करंट पास कराना चाहते हो तो 100% श्योर बात है कि उसको डिसोशिएट होना पड़ेगा, अदरवाइज तो कहानी घटित ही नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात है कि जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं इनकी मेटालिक कंडक्शन जो है डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सर ऐसा क्यों? देखिए, इनके अंदर कर्नल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कर्नल्स होते हैं। कर्नल्स क्या होते हैं? जो पॉजिटिव होल्स होते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, पॉजिटिव होल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। दैट्स वाई मेटालिक कंडक्टर के केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। सर ऐसा क्यों? देखिए, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा आयंस बनेंगे, रैपिडली फास्टली मूव करेंगे तो ज़्यादा होगा। अगला है मेटालिक कंडक्टर में से आप लो एज वेल एज हाई वोल्टेज का करंट पास करा सकते हो। इसमें सिर्फ लो वोल्टेज का करंट ही पास होता है। एग्जांपल हो सकता है आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सब मेटालिक कंडक्टर्स के एग्जांपल हैं। और इसके एग्जांपल हो गए NaCl, NaOH। आगे बढ़ते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक के कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बन सकते हैं, बने हुए हैं, एग्जाम्पल में कई सारे क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे पहली बात है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, लार्जर द नंबर ऑफ आयंस मोर इज कंडक्टिविटी, इट मीन स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होगी क्योंकि उसके अंदर ज्यादा आयंस बनने वाले हैं। अगला है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का भी फंडा रहता है कि आपने पानी ले लिया, कि आपने बेंजीन लिया है, अगर पानी है तो उसमें इजीली वो डिसोशिएट होंगे, इजीली आयंस बनेंगे, इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज इन वाटर बट नॉट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन बिकॉज वाटर इज पोलर वेयर एज बेंजीन इज नॉन पोलर, सो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीजेज इन पोलर सॉल्वेंट। अगला फैक्टर है सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन या सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। देखिए, अगर सोल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होगी तो मूव नहीं कर पाएगा ना, मूव करना पड़ेगा आयंस को, तो अट्रैक्शन जो हाइड्रेशन होती है वो कम होनी चाहिए। लार्जर द सॉल्वेशन ऑफ आयंस लेसर इज कंडक्टेंस। अगला है टेम्परेचर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस टेम्परेचर से बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज। क्यों? बिकॉज द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज, नंबर ऑफ आयंस एज वेल एज द स्पीड ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाती है। आगे है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब अगर आप पानी डालोगे तो भैया ऑब्वियसली ज़्यादा आयंस बनेंगे, और स्पेशली वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि थोड़ा सा डिसोशिएट होता है, अगर आप उसमें पानी डालते जाओगे तो ज़्यादा आयंस बनेंगे, और ज़्यादा आयंस बनेंगे तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगी। एज डाइल्यूशन इंक्रीजेज नंबर ऑफ आयंस ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज देयर स्पीड इंक्रीजेज, सो कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सेल। सेल बायो वाले बोलेंगे, सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ करके कुछ बोल देते हैं वो बायो वाले। बाकी केमिस्ट्री में सेल का मतलब क्या होता है? वो स्मॉलेस्ट डिवाइस
विच इज यूज टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में जो कन्वर्ट कर दे। दो तरह के सेल को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, C2E केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है भाई, E2C इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल। और कुछ बातें होती हैं यहाँ पर, अगर आप याद रखना चाहो तो यहाँ पर आप एक शॉर्टकट याद रखिए लोन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और इधर एक शॉर्टकट याद रखिए पैनिक। और मैं चाहूंगा इसकी फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आपने डिटेल में पढ़ रखा है मुझसे तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। और जिसका आंसर सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, सो दैट कि बाकी बच्चों को आंसर का पता चला जाए। अच्छा, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना, उसमें आप लोग सोल्ट ब्रिज का यूज़ करते हो। पहले सेल देख लेते हैं, ये आपका सेल है। एक सेल में आप दो कंटेनर लेते हो, एक साइड जिंक सल्फेट होता है, एक साइड कॉपर सल्फेट होता है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग सोल्ट ब्रिज का यूज करते हैं, है ना। अच्छा, जिंक सल्फेट में जिंक की रॉड डाली जाती है, कॉपर सल्फेट में कॉपर की रॉड डाली जाती है, और इनकी इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के लिए हम वोल्ट मीटर या एम मीटर का यूज कर सकते हैं। एम मीटर हमें डायरेक्शन ऑफ करंट देगा, वोल्ट मीटर हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने दो बिकर लिए, एक में जिंक रोड, एक में कॉपर रोड, और यहाँ पर जो हमने लोन किया था, यहाँ पर हमारा लोन वाला शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। क्या है लोन वाले शॉर्टकट का मतलब, कि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन होगी कहाँ पर होगी भैया, एनोड पर, एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगी, तो जो आपकी लेफ्ट साइड है, ये साइड, इधर आपकी ऑक्सीडेशन होने वाली है। ऑक्सीडेशन जिस पे होगी उसे एनोड बोलेंगे, और एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पर ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तो जिंक यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन देगा, जिंक दो इलेक्ट्रॉन देके जिंक 2 पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ पर कॉपर सॉल्यूशन में से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन दो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनाएगा। आगे बढ़ो, इलेक्ट्रोड। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा सोल्ट ब्रिज देख लेते हैं। सोल्ट ब्रिज क्या होता है, एक यू शेप की ग्लास ट्यूब होती है जिसका काम होता है दोनों बीकर्स को जोड़ना। इसमें हम फास्ट इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करते हैं। वो फास्ट इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, NaNO3 हो सकता है, इस तरह से लिया जा सकता है इन अगर फॉर्म। अगर का मतलब होता है जेली लाइक फॉर्म। इसके फंक्शंस क्या हैं, काम क्या करता है, सबसे पहली बात तो ये दोनों बीकर्स को जोड़ने का काम करता है, वो दोनों अलग अलग हैं। दूसरी बात ये इनर सेल सर्किट को कंप्लीट करता है। तीसरी बात ये क्या करता है भैया, एक इलेक्ट्रोलाइट को दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में जाने से रोकता है ना। जिस साइड जिंक सल्फेट है जिंक सल्फेट रहेगा, और जिस साइड कॉपर सल्फेट है कॉपर सल्फेट रहेगा। और फोर्थ जो इसका फंक्शन होता है, ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। मींस किसी भी साइड चार्ज को इम्बैलेंस नहीं होने देता है। अगर किसी साइड मान के चलो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस भेजेगा अपने, अगर किसी साइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है तो अपने नेगेटिवली चार्ज आयंस भेजेगा, और चार्ज को बैलेंस बना के रखेगा। इसके बाद आ जाइए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता या फिर देने की क्षमता। या फिर आप दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हो कि एक मेटल लो, फॉर एग्जाम्पल आपने जिंक लिया, जिंक को जिंक सल्फेट में डालोगे तो उन दोनों के बीच का, एक मेटल का उसके सॉल्यूशन से जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। और ये पता करने के लिए कि कौन इलेक्ट्रॉन लेने वाला है कौन इलेक्ट्रॉन देने वाला है, किसकी टेंडेंसी क्या है, हमने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम होता है शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसकी खुद की वैल्यू को जीरो माना जाता है, ठीक है ना। अब जो इससे ऊपर होते हैं ना जीरो से, जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। अच्छा, एक और मैं बता दूं कि आईयूपीएसी ने रिडक्शन पोटेंशियल को, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान रखा है, ठीक है। अब कम टू द पॉइंट कि अगर कोई हाइड्रोजन से नीचे है जिसकी वैल्यू प्लस में आ रही है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में आ रहा है, इट मींस वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। अगर कोई हाइड्रोजन की वैल्यू जीरो है, अगर कोई इससे ऊपर है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होता है, इट मींस वो हाइड्रोजन से ज्यादा एक्टिव होता है। क्लियर है। और उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, दैट्स व्हाई वो रिडक्शन क्यों नहीं करते हैं, वो ऑक्सीडेशन पसंद करते हैं। और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं जिनकी वैल्यू प्लस में है वो सब रिडक्शन पसंद करते हैं। इनको देख के हम लोगों ने एक सीरीज बना रखी है, ये हमारे पास वो सीरीज, लीटा, कार, आड़ी, जमी, फनी, पंजाबन है, क्यूट, अंग्रेजन, भारत आई, ऑस्ट्रेलिया से। अगर आपके पास कोई इससे भी अच्छी ट्रिक है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं कोशिश करूंगा कि अगली ट्रिक उससे रिलेटेड बनाए, उसके आसपास घुमाएं। तो देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की खुद की वैल्यू कितनी है, 0.00 है। अगर आप नोटिस करो इससे नीचे जो भी है उनकी वैल्यू प्लस में आ रही है, इससे ऊपर जो भी है उनकी वैल्यू माइनस में आ रही है। ऊपर वालों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, नीचे वालों का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई जाती है ये कैसे बनाई जाती है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई जाती है। तो भाई साहब डाउन द ग्रुप जाने पे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अगर आप इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इन वैल्यूज को माइनस में कर सकते हो, इनका साइन चेंज कर सकते हो, मींस टू से लाइक अगर आपको लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो अभी तो ये -3.05 है, इसके रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, +3.05 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना।
अगली बात, यहाँ से आप ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हो। ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकल सकता है? ई नोट रिडक्शन या ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, या ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। एक छोटा टॉपिक हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, सेल नोटेशन वाला। सेल नोटेशन, सेल नोटेशन क्या है? देखिए पहले तो ये सोल्ट ब्रिज है, सोल्ट ब्रिज को हम ऐसे बनाते हैं, लेफ्ट साइड में कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन, और राइट साइड में कौन सी रिएक्शन होती है भाई? रिडक्शन। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन, राइट साइड में रिडक्शन रिएक्शन होती है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर की जान है, लाइफ लाइन है इसकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लव है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन कब? देखिए जो हमने वो वैल्यूज लिखी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, वो वैल्यूज तब हैं जब सारी की सारी कंडीशन स्टैंडर्ड हैं। इनकेस ऐसा भी हो सकता है कि कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो, और जब कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो तब हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। देखिए स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब होता है कि वहाँ पर टेम्परेचर है 298 केल्विन, वहाँ पर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक, वहाँ पर कंसंट्रेशन है 1 मोलर। ये सारी स्टैंडर्ड कंडीशन है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन चेंज होती है तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन बन जाती है, और नर्स्ट इक्वेशन में जनरली हम इसको चेंज करते हैं, कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ब्रो, ई मेटल इज इक्वल टू ई नोट मेटल माइनस आर टी एन एफ एल एन, मेटल इन सॉलिड फॉर्म, मेटल इन एक्वस फॉर्म। ठीक है ना? और फाइनल फॉर्मूला अगर आप करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल अगर आपको निकालना है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल माइनस 0.0591, या फिर आप 0.06 भी पुट कर सकते हो बेटा, आंसर आपका सेम आएगा। अप्रोक्स लिख देना 0.0591 बाई एन लोग 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल इन आयनिक फॉर्म। ये तो हो गया एक मेटल का अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। पॉसिबल है कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल निकालना आ सकता है बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन, तो उस टाइम आप लोगों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 एन log concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction। ठीक है ना? अगर कभी आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी आ जाए, डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल। ठीक है? वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन, एफ मतलब फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96,500 कूलम। ठीक है? और ई नोट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल होता है, कैलकुलेट कर लोगे। इसके अलावा कभी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना आ सकता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई एन लोग केसी। ये लोग केसी जो है, यहाँ पर ये जो केसी है इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर है? चलो बहुत शानदार, आगे आ जाओ। जैसे कि एक एग्जांपल आपके सामने है कि आपको ईएमएफ निकालना है एट 298 केल्विन बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। मैंने सोचा कि मुझे थोड़ी सी दे आगे, चलो यार एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा भी देता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए। तो ई नोट सेल क्या होता है? ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, राइट वाले में से लेफ्ट वाला माइनस करो। राइट में क्या है? यहाँ पर देखो कॉपर है और कॉपर का पोटेंशियल है 0.34। लेफ्ट में क्या है? मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कितना होता है? माइनस 2.37, तो माइनस माइनस 2.37, तो ये कितना आ जाएगा? 2.71 वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन लगाओगे। नर्स्ट इक्वेशन क्या है? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 log concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction। तो ई नोट सेल कितना आया है? 2.71 माइनस 0.0591 बाई एन। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। एम जी से एम जी 2 पॉजिटिव में देखो, ये 0 से +2 हो रहा है, 2 का है, और ये कॉपर 2 पॉजिटिव से 0 हो रहा है, तो ये 2 का है, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। पॉसिबल है कि ये डिफरेंस मैच ना करे, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लॉस 2 का हो, गेन 3 का हो, या लॉस 3 का हो, गेन 2 का हो। ऐसे केसेस में आप उनको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना? अगर सेम है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग। ठीक है ना? तो यहाँ पर सेम था 2 लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन। आयनिक फॉर्म देखो, इसकी कंसंट्रेशन है 0.001, इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर, डेसिमल के बाद 3 नंबर है ना, -3। बाय में रिडक्शन 0.0001 10 की पावर -4। क्लियर है? तो कर दीजिए इसके बाद, ये तो सिंपल हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये 10 की पावर -3 से 10 की पावर -4 कैंसिल, -3 कैंसिल, नीचे 10 की पावर -1 बचेगी, ऊपर वो 10 आएगा, तो याद आएगा 2.71 माइनस 0.02955, आंसर आएगा 2.68 वोल्ट। देख लेना। ठीक है ना? इसके बाद आप लोगों ने गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी नोट का माइनस एन एफ ई नोट सेल। एन का तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, जिंक से जिंक और कॉपर से कॉपर में 2, फैराडे कांस्टेंट 96,500, और ई नोट सेल कितना आया है? 1.10। कर दोगे इसको कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। आप लोग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस की बात कर चुके हो। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट रेजिस्टेंस, है ना? इसको थोड़ा उधर ले जाते हैं, लिख के समझ लेते हैं भाई, इतना भी चिंता नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है ना? ये हो गया भाई, ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता, रुकावट, है ना? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, उसके फ्लो में जो रुकावट पैदा हो जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। डेफिनेशन क्या लिखी है? इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। इसके बारे में खास बात क्या है? दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल बाय ए, वेयर रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी इसे हम लोग बोलते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओहम। और अगर यहां से आप रो के लिए सोल्व करना चाहोगे, रो क्या हो जाएगा, आर ए बाय एल, आर इज रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट होंगी ओहम, और एरिया बाय लेंथ मीटर, है ना। तो यहां से रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएंगी, ओहम मीटर। आगे बढ़ो विद्यार्थियों, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, इट इज द ईज विद विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, कितनी आसानी से एक जगह से करंट पास हो सकता है। या फिर दूसरे शब्दों में रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, इसका मतलब होता है कितनी इजीली कहीं से करंट पास हो रहा है ना। इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहां पर आप लोगों ने क्या लिखा है, G इज इक्वल टू 1/r, है ना, और 1/r यानी कि 1/ρ A/L, तो ये कप्पा A/L आ जाएगा। और इसकी यूनिट होंगी, कंडक्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो इसकी यूनिट भी रेजिस्टेंस की उल्टी होंगी, ओहम इनवर्स कह सकते हो, मोह कह सकते हो, है ना, कैप इनवर्स, ओहम इनवर्स, साइमंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास आ जाता है कंडक्टिविटी। ज़्यादा फोकस आप लोगों ने कंडक्टिविटी पे करना, वैसे तो देखो यार मैं एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, सब पे ही आपको एक्स्ट्रा फोकस करना चाहिए, ठीक है, बट इस पे कंडक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस कर लेना, क्योंकि इसी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहली बात तो सिंपल डेफिनेशन ये हो सकती है, इट इज़ द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, यानी कि जी इज इक्वल टू क्या होता है, ये क्या होता है, इसको कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा इज 1/ρ, ठीक है ना। या फिर यहाँ से इसका फॉर्मूला एक और बन सकता है, जी इंटू में एल बाई ए, एल बाई ए लेंथ बाई एरिया, ये सेल कांस्टेंट होता है, इसको हम जी इंटू में जी स्टार भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है भाई इसकी, कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इट्स कंडक्टेंस व्हेन इट इज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, कंडक्टेंस होती है, कब, जब लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। क्लियर है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट बात करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। फॉर्मूला होता है इसका कप्पा इंटू 1000/m, यूनिट होती है ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना। अगला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे बहुत लगता है कि ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ज्यादा लगता है, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो देखिए जो कंडक्टिविटी होती है ना वो कंसंट्रेशन के साथ बढ़ती है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ, कप्पा इज इक्वल टू क्या था, जी एल बाय ए, और मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कप्पा इंटू 1000/m, ठीक है। अब क्या होगा कि जब कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा ना तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा, मोलर कंडक्टिविटी घट जाएगा, क्योंकि मोलैरिटी के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। और इसमें क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे ना उस गिवन एरिया के अंदर, उस गिवन लेंथ के अंदर, उस गिवन वॉल्यूम के अंदर आयंस बढ़ जाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, मोलर कंडक्टिविटी घटती है। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना। बाकी क्या लिखा गया वो देख लेते हैं। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लाइटली विद डाइल्यूशन एज मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस। अच्छा, in case of weak electrolyte the degree of ionization increases with dilution, therefore there is a large increase in molar conductivity with dilution। समझ रहे हो, डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, कंसंट्रेशन के साथ घटती है। कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन अलग अलग बातें होती हैं भाई, है ना। कंसंट्रेशन मींस होता है गाढ़ापन, और डाइल्यूशन मतलब पानी मिला के वो गाढ़ापन कम कर रहे हो आप, ठीक है ना। Conductivity is conductance between two opposite faces of 1 centimeter cube. On dilution, number of ions per centimeter cube decreases, therefore conductivity decreases on dilution। मैं थोड़ा सा तुम्हारे लिए इजी करता हूँ। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी कब, जब आप डाइल्यूशन बढ़ा दोगे या फिर कंसंट्रेशन घटा दोगे। जो आपकी कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी को आप सिंपली कप्पा लिखिए, कप्पा इंक्रीज होगा कब, जब आप डाइल्यूशन को कम कर दोगे, जब आप कंसंट्रेशन को ज्यादा कर दोगे, ठीक है। इसी दरमियान हमारे पास एक बहुत जरूरी सा ग्राफ आ जाता है ना, ये बहुत जरूरी सा ग्राफ भी है, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना है, हर साल बना। ग्राफ तो ना फिजिकल केमिस्ट्री की ना लब है, वैसे तो बहुत सारी चीजें लब हैं, बट ग्राफ बहुत पक्का लब है, मतलब जान बस्ती है ये है। आप लोगों ने एक बात लिखी थी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है जब आप कंसंट्रेशन घटाते हो, डाइल्यूशन बढ़ाते हो। ये देख लो, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एकदम से इंक्रीज आ रहा है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उतनी ही वैल्यू कम कम इंक्रीज करेगी, जितना वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा इंक्रीज करने वाली है। ये ग्राफ है कंसंट्रेशन का रूट वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन का रूट वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी। जो एकदम से इंक्रीज है वो वीक का है, जो धीरे धीरे इंक्रीज है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है।
आगे बढ़ो। नेक्स्ट कोलरिस लॉ। कोलरिस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलरिस लॉ कहाँ पर हमारी हेल्प करता है और वैसे बोलता क्या है, पहले हम उस पर बात करते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। वैसे होती क्या है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब आप उसको इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दोगे तब उसकी कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। या फिर व्हेन देयर कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। दैट्स व्हाई हम लोग ऐसे दो सिंबल यूज करते हैं। ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है और ये व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो है। ठीक है ना। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एन आयन एंड कटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है ऑफ ए बी, तो क्या होगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी नेगेटिव। बाकी देखो इसको ऐसे लिखते हैं जैसे कि NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में लिख रहा हूं, तो ये ऐसे होगा। ठीक है ना। NaCl तो ऑब्वियसली NaCl की किसके इक्वल होगी? Na पॉजिटिव के एंड Cl नेगेटिव के, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। ये जीरो मतलब NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के इक्वल होगी। इसको हम प्रॉपर ये डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं जब आयंस के केस में हम लोग बात करते हैं। एप्लीकेशन क्या है इसकी? आप लोग विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, आप लिमिटिंग विद द हेल्प ऑफ कोलरिस लॉ आप लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की आसानी से नहीं निकलती है। इसके अलावा आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, है ना। मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन टू द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसके अलावा आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो, कैसी? C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, वेयर C इज कंसंट्रेशन एंड अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है कि नहीं? आगे बढ़े, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट हमारे पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे का लॉ हमें क्या बोलता है? फैराडे ने जी ने दो लॉ दिए। पहला लॉ उनका क्या बोलता है? फैराडे जी का पहले लॉ आपके बारे में था कि भाई तुम जितनी मेहनत करोगे उतने तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। इनकी बातों पे आते हैं। इन्होंने क्या बोला कि आप एक इलेक्ट्रोलाइट लो, रोड्स डाल दो, कैथोड एनोड। अब कोई सब्सटेंस उन पे कितना डिपॉजिट होगा या कितना लिबरेट होगा डिपेंड करता है कि वहां पे मैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहा हूं। समझ मेरी बात? आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में चैप्टर के समझा था इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, है ना। समझा था ना, इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट इनटू आयंस। जैसे कि NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, Na पॉजिटिव हो जाएगा, Cl नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव है ये जाएगा टुवर्ड्स कैथोड, नेगेटिव है ये जाएगा टुवर्ड्स एनोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पर रिडक्शन होगी। ठीक है ना। तो ये वहां पर जाके लिबरेट होगा, ये वहां पर जाकर डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा। अब कितना डिपॉजिट होगा कितना लिबरेट होगा डिपेंड करता है कि मैं इसमें से कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा। ठीक है। इसको मैं सिंपल बच्चों को समझाता हूं। जैसे कि हम ना एक खेत में पानी भर रहे हैं, ट्यूबवेल लगा हुआ है। अब उस खेत में कितना पानी भरेगा? जितनी देर ट्यूबवेल चलता रहेगा। और ट्यूबवेल कितनी देर चलता रहेगा? जितनी देर गांव में ना लाइट का इशू थोड़ा रहता है, जितनी ज्यादा देर लाइट आती रहेगी उतनी देर ट्यूबवेल चलता रहेगा और पानी भरता रहेगा। सेम फंडा यहां पर है। क्या बोला इन्होंने? मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास। कितना चार्ज पास हुआ है? W इज प्रोपोर्शनल टू Q। I करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I इंटू टी। W इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। यहां पर Z आ जाएगा। W इज जिट। W का मतलब क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड। Z एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। I कितना करंट पास कराया, T कितने टाइम के लिए पास कराया। अच्छा मैंने आपको पहले बताया था फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। जब आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालते हो ना, उसी को आप फैराडे बोलते हो, है ना। और 1 मोल यानी 6.02 × 10⁻23। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻−19 कूलम। और जब आप इसको सिंपल आउट करोगे तो 96487 आएगा और इसको अप्रोक्स करके हम लोग 96500 कूलम मान लेते हैं। आगे आते हैं फैराडे जी का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि आप क्या करो, अलग अलग कंटेनर ले लो, उनमें अलग अलग सॉल्यूशन ले लो। तो बताओ भाई अब यहां पर कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, कितना सब्सटेंस लिबरेट होगा अगर मैं इनमें से बराबर करंट पास कर रहा हूं। अब जैसे मैं सब बच्चों को पढ़ा रहा हूं, सब बच्चों को सेम मार्क्स आएंगे क्या? इट डिपेंड्स कि आप लोगों की कैपेसिटी कितनी, आप लोग कितने एफर्ट्स लगा रहे हो। लाइक मेरा काम मेहनत करना है, तुम्हारा काम भी मेहनत करना है। थोड़ा बहुत तो वैरी करेगा ना यार। बच्चे अलग अलग मेहनत कर रहे होंगे। कई बच्चे सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स के लिए आते हैं, कई बच्चे सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स के लिए आते हैं। एंड तक वीडियो तो बिरला कोई देखता है। अभी जैसे मैंने ना 30 मिनट्स रिवीजन सॉल्यूशन की डाली थी, अब उसमें आई थिंक 700 समथिंग लाइक थे जब मैंने लास्ट टाइम देखा, और 8 या 10 बच्चों ने लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कर रखा है। मतलब सबने वो नहीं देखा है। अब वो 8-10 बच्चे जो एंड तक देख के आए हैं, भाई उन्हीं के तो नंबर आएंगे। सर बेचारा क्या करे जब तुम पढ़ने को तैयार ना हो। हाँ, कम टू द पॉइंट। तो ये बोलता है व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन सीरीज, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। कि जब दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट जो कि सीरीज में कनेक्ट है, उन पे कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, लिबरेट होगा, डिपेंड करता है कि मैं उनमें से
कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ। मेटल डिपॉजिट होती हैं, तो अमाउंट ऑफ एजी डिपॉजिट किस पे डिपेंड करेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी। अमाउंट ऑफ सीयू डिपॉजिट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सीयू। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, solution of CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes with the current of 1.5 एम्पियर, what is the mass of copper deposited। कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को आयंस में तोड़ो, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉपर बनेगा। अब मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट कैसे निकालोगे, W इक्वल टू जिट जेड इंटू आई इंटू टी। तो जेड का फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय एनएफ, एन इंटू एफ, आई इंटू टी। मोलर मास कितना होता है कॉपर का 63.5। आई कितना करंट पास कराया है 1.5 एम्पियर, कितने टाइम के लिए पास कराया है 60 मिनट्स के लिए, सॉरी 10 मिनट्स के लिए, टाइम आप सेकंड्स में लोगे, ठीक है। एन कितने इलेक्ट्रॉन क्लोज गेन है 2 का, फैराडे कांस्टेंट 9500, आंसर आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी हमारे पास बैटरीज। बैटरीज किसे कहते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं, है ना, हमारे फायदे के लिए जो यूज की जा रही है। कई सारी बैटरीज हैं, जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ प्राइमरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज सबसे नाम से क्लियर है, फर्स्ट जनरेशन की बैटरीज हैं जो नॉन रिचार्जेबल होती हैं, एक लिमिटेड टाइम के बाद वो डेड हो जाती हैं। यहाँ पर मैं सबसे फेमस एग्जांपल की बात करूंगा, ड्राई सेल। आपको सेटअप ड्राई सेल का दिखाई दे रहा होगा, मैं अगले पेज पर दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा, और इसको भाई कहना क्या चाहते हो, सीधे सीधे नहीं कह सकते थे। ये होता है, सबसे पहले हमारे पास एक कंटेनर होता है, एक जिंक का वेसल होता है, आप सबने देखा होगा रेडियो के जो सेल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक जिंक वेसल होता है जो कि एनोड का काम करता है। इसके अंदर हमने पेस्ट भरा गया है किसका, अमोनियम क्लोराइड का, जिंक क्लोराइड का, ठीक है। सेल के बिल्कुल बीचों बीच एक ग्रेफाइट की रोड है, और इस ग्रेफाइट की रोड को सराउंड किया है हमने विद MnO2 एंड कार्बन। ग्रेफाइट रोड पर ये कैथोड का काम करे, इस पर रिडक्शन होती है, बाहर वाले पे ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है ना। और ये सेल अगर आप यूज ना भी करो तब भी ये जो सेल है ये खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा भाई, क्योंकि ना ये जो अमोनियम क्लोराइड है ना, ये जिंक के साथ रिएक्शन कर करके धीरे धीरे इसको खत्म कर देगा और ये सोल्यूशन बाहर आ जाता है, तब ये सेल जो है काम करना बंद कर देता है। ये इसकी रिएक्शन है। इस सेल का जो पोटेंशियल होता है 1.5 वोल्ट होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। आपने देखा होगा रिमोट के जब सेल लेके आता है तब वो बहुत बढ़िया से काम करता है, बट जैसे जैसे उसके दिन अंतिम आने स्टार्ट हो जाते हैं, आपने देखा होगा रिमोट के सेल को जब नया आता है ना, ऐसे ऐसे करके कर देते हैं, ये ऐसे करके कहीं भी करके हम काम करेंगे तो वो डायरेक्ट उस पर काम करेगा। बट जैसे जैसे भाई के अंतिम दिन आते हैं तो क्या हो रहा होता है, और भाई चल जा यार, चल जा यार, वो वाला कंसेप्ट आ जाता है ना। मर्करी सेल आते हैं, मर्करी सेल वो होते हैं जो घड़ियों में डलते हैं, देखो होगा बटन सेल बोलते हैं इन्हें हम लोग। ये अच्छी बात है, और इनके बारे में सबसे बढ़िया बात क्या है कि इनकी जो सेल रिएक्शन होती है वो नॉन आयनिक होती है। इनकी जो सेल रिएक्शन होती है बेटा वो नॉन आयनिक होती है। नॉन आयनिक से क्या हो जाता है, क्योंकि आयंस की कंसंट्रेशन चेंज होती है। नॉन आयनिक अगर रिएक्शन इट मींस उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी टाइम के साथ, और जब उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो उसका पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। तो ये जो सेल होता है, द पोटेंशियल ऑफ अ मर्करी सेल इज 1.35 वोल्ट, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज इन द ओवरऑल सेल रिएक्शन नो आयंस आर इन्वॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, दस इट लास्ट लॉन्गर। यूज कहां पर किया जाता है भैया इसका यूज किया जाता है वॉचेस के अंदर, हियरिंग एड्स के अंदर, टॉयज के अंदर। इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी बैटरीज आती हैं। सेकेंडरी बैटरीज मतलब जो नई जनरेशन की बैटरीज हैं, प्राइमरी के बाद जो आई हैं, इनमें एक फीचर ऐड हो गया है कि ये रिचार्जेबल होती हैं, है ना। प्राइमरी में प्रॉब्लम ये थी कि वो नॉन रिचार्जेबल थी। अब आपके पास अनगिनत एग्जांपल, आपके मोबाइल की बैटरी रिचार्जेबल होती है, हमारे घर में जो इन्वर्टर की बैटरी होती है वो रिचार्जेबल होती है, हम बाइक लेके जाते हैं या गाड़ी लेके जाते हैं उसमें जो बैटरी लगी होती है वो भी रिचार्जेबल होती है। कैमरा होता है बैक साइड में दिख रहा है कहीं, और ये रहा, है ना, रिचार्जेबल होती हैं। इनके अंदर जो बैटरीज होती हैं रिचार्जेबल होती हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करूँ, लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है ना। ये हमारे पास रही लेड स्टोरेज बैटरी। आई नो तुम मुझे ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हो, बट भाई बहुत टाइम लगा के ना, बहुत टाइम लगा के ये डायग्राम बनाया था मैंने, मेरे को याद आ रहा है। ये है, ठीक है। इसमें 6 सेल होते हैं, 6 वोल्टेज सेल होते हैं, जिसमें से 3 लेड के होते हैं, ये वाले, जैसे कि ये हमारे पास किसके हैं, लेड के हैं, और 3 हमारे पास लेड ऑक्साइड करते हैं। लेड एनोड का काम करते हैं जिन पर ऑक्सीडेशन होती है, और जो लेड ऑक्साइड होते हैं वो कैथोड जिन पर रिडक्शन होती है। और यहाँ पर आप डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन लेते हो। आपने देखा होगा कि जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसमें तेजाब भरा जाता है, ठीक है ना, और फिर उस तेजाब को धीरे धीरे हम लोग टाइम टू टाइम डाइल्यूट भी करते रहते हैं, ठीक है। इसमें जो हर एक वोल्टेज सेल है वो 6 वोल्ट का करंट देता है, तो पूरा जो सेल है हमें 12 वोल्ट का करंट दे सकता है। और इसकी इंपॉर्टेंट बात होती है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग रिएक्शन किस तरह से होती है। एनोड पर लेड है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, SO4 2 नेगेटिव के साथ जुड़ के PbSO4 बनेगा। कैथोड पर PbO2 है, SO4 2 नेगेटिव है, 4H पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये Pb 2 इलेक्ट्रॉन 4 देगा, Pb2 पॉजिटिव होता है, SO4 के साथ जुड़ के PbSO4 बन जाता है और 2H2 बन जाता है। और जब ये तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग है ना, ड्यूरिंग चार्जिंग जो है पूरी रिएक्शन उल्टी हो जाती है, ठीक है ना। कैथोड, ये जो कैथोड होता है वो एनोड बन जाता है, जो एनोड है वो कैथोड बन जाता है। चलिए, इट इज कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, पावर इन्वर्टर्स। आगे फ्यूल सेल। फ्यूल सेल हमारी मतलब सबसे लेटेस्ट है, अभी तक घरों में इतना यूज इसका होने ही नहीं लगा है, बट फ्यूचर है ना। हमारे इंडिया में मैं बात करूं, हमारे जो परिवहन मंत्री हैं
नितिन गडकरी जी जिन्होंने बोला था 5-10 सालों बाद हम लोग हाइड्रोजन इकोनॉमी पे जा रहे होंगे, मतलब पेट्रोल डीजल जो है दूर की बातें हो जाएंगी, फ्यूचर है फ्यूल सेल। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है कहाँ पर, अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स के अंदर। इसके सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक तो इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, जो हमारे पास नॉर्मल सेल हैं या हमारे पास जो नॉर्मल मेथड है बिजली बनाने के, उनकी एफिशिएंसी 30-40% है, बट इसकी एफिशिएंसी 70% है। मींस 70% रिएक्टेंट को आप प्रोडक्ट में बदल सकते हो, एनर्जी बनाने में यूज़ कर सकते हो। दूसरी इनकी बहुत बढ़िया बात है कि इनका साइड प्रोडक्ट जो है ना, उसका कुछ नुकसान नहीं है। ठीक है, उसका हमें कुछ नुकसान नहीं है। साइड प्रोडक्ट इसका वाटर होता है, जिससे आप लोग बिजली बना सकते हो। ठीक है, ये देख लो यहाँ से, इसमें एक तरफ से हाइड्रोजन गैस जाती है, एक तरफ से ऑक्सीजन गैस जाती है। यहाँ पर ये बीच में रोड्स हैं, है ना, ये किसकी बनी होती हैं, कार्बन की, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स होती हैं, हल्के हल्के छेद होते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन गैस अंदर जाती है, यहाँ से ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है, दोनों की रिएक्शन होती है और ये हीट से उसको बिजली में कन्वर्ट कर देते हैं। और इनकी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम लोग कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, और जो कैटलिस्ट होता है वो निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम हो सकता है। एंड लास्ट है कोरिजन। कोरिजन को आप सबको पता है कि कोरिजन मीन्स होता है किसी मेटल का धीरे धीरे खत्म हो जाना। और मेटल धीरे धीरे खत्म कब होती हैं, जब उस पर एटमॉस्फेरिक गैसेज अटैक करती हैं। द ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल बाय एटमॉस्फेरिक गैसेज कॉल्ड कोरिजन। सिल्वर जो है ब्लैक हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। कॉपर जो है ग्रीन हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लग जाता है, और जंग का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Fe2O3 XH2O। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रस्टिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज, अगर किसी मेटल में ऑलरेडी इंप्योरिटी है उसको ज़्यादा जंग लगेगा। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट भी स्पीड अप करते हैं तो जल्दी जंग लगेगा। प्रेजेंस ऑफ CO2, उससे भी जल्दी। पोजीशन ऑफ मेटल इन EMF सीरीज, अगर कोई मेटल EMF सीरीज में ऊपर है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, इट मींस वो ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करेगी, ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन देगी, ज़्यादा जल्दी वो खराब होगी। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग, अगर कोई प्रोटेक्टिव कोटिंग लगी हुई है तो उसको बचा लेगी भाई जंग लगने से, है ना। अब बचाया कैसे जा सकता है, बैरियर प्रोटेक्शन से, उसके ऊपर कुछ बैरियर लगाओ, है ना, ग्रीस, ऑयल, पेंट, है ना। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, मतलब किसी ऐसे मेटल का यूज करो जो अपनी बलि देने को तैयार हो कि चलो यार इसको बचाते हैं। कैथोडिक प्रोटेक्शन, एंटीडोट सॉल्यूशन का यूज करो, तब इसको बचाया जा सकता है। तो बेटा जी ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। आई होप आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमें किस चैप्टर की 30 मिनट्स रिवीजन करनी है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, और दिल लगा के पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और एक छोटी सी बात पूछ लूँ, अगर आप बुरा ना मान लो तो, लास्ट में जाते जाते एक बात पूछ लेता हूँ, मेटालिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना। बहुत ख्याल रखिए।